Hello everyone, welcome to EduMaths Academy, and in this video we are going to be analyzing the Hindu newspaper of Monday 2 September 2024. So without any further ado, let's get started. ये न्यूज़ रेलिवेंट रहेगा फ्रॉम जनरल स्टडीज़ 2 परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे इंडिया के नेबरहुड में हुए कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में। रिसेंट डेवलपमेंट्स ने इंडिया के आसपास के देशों में डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी पर काफ़ी असर डाला है। तो चलिए समझते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदला है और इंडिया का क्या रोल है। दोस्तों, 2008 से लेकर 2010 तक इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। 2008 में वहाँ पर इलेक्शंस हुए जिसमें शेख हसीना की सरकार बनी। इंडिया काफ़ी एक्टिवली इन इलेक्शंस में इन्वॉल्व रहा, जिससे दोनों देशों के बीच रिलेशंस इम्प्रूव हुए। इस वक्त इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप डेवलप किया। अब बात करते हैं श्रीलंका की, जहां 2009 में 30 साल से चल रहे सिविल वॉर का अंत हुआ। LTTE, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम कहते हैं, वो डिफीट हो गया और इसमें भी इंडिया का एक रोल रहा। इंडिया ने श्रीलंका के साथ एंगेज होकर वहाँ पीस एस्टेब्लिश करने में मदद की। LTTE के ख़त्म होने के बाद इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को लेकर नए अपॉर्चुनिटीज़ सामने आए। अब जानते हैं मालदीव्स एंड म्यांमार के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस के बारे में। दोस्तों, 2008 में मालदीव्स में भी डेमोक्रेसी का एक नया दौर शुरू हुआ, जब वहाँ के पहले मल्टी पार्टी इलेक्शंस हुए और मोहम्मद नशीद प्रेसिडेंट बने। इंडिया ने इस प्रोसेस को सपोर्ट किया, जो मालदीव्स के लिए एक नई शुरुआत थी। इसी तरह 2010 में म्यांमार ने भी अपनी पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस देखी, जहां ऑंग सान सू की को रिलीज़ किया गया और डेमोक्रेसी का सफ़र शुरू हुआ। इंडिया ने इन दोनों देशों के डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस में मदद की, जो इंडिया के नेबरहुड स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों, आज 2024 तक आते आते काफ़ी कुछ बदल गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और प्रोटेस्ट के कारण गिरना पड़ा और फिर से मिलिट्री पावर वहां आ गई, जिससे डेमोक्रेसी को एक बड़ा सेटबैक लगा। जो प्रोटेस्ट एंड मिलिट्री टेक ओवर इन बांग्लादेश है, ये एक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड का एग्जाम्पल है, जिसमें एक एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी वापस ऑथोरिटेरियनिज्म या मिलिट्री रूल की तरफ चली जाती है। इसके अलावा श्रीलंका में भी 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस का चलते एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए। इस सिचुएशंस में इंडिया के लिए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चैलेंजिंग हो गया। एक और पड़ोसी देश म्यांमार में 2021 में फिर से मिलिट्री कूप हुआ, जिससे डेमोक्रेसी को वहाँ भी एक बड़ा झटका लगा। इंडिया के लिए ये डिफ़िकल्ट हो गया है कि वो अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बीच बैलेंस कैसे बनाए। जानते हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स के बारे में। दोस्तों, इन सब डेवलपमेंट्स के दौरान इंडिया ने अपने नेबर्स के लिए चेकबुक डिप्लोमेसी का यूज़ किया, मतलब फाइनेंशियल एड और असिस्टेंट प्रोवाइड करके स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन इस अप्रोच में भी चैलेंजेस हैं, स्पेशली जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे चाइना भी अपना इम्पैक्ट बनाना चाहता है। आज इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि अपने नेबरहुड में कैसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बैलेंस करके रखा जाए। चाइना के बढ़ते प्रभाव के बीच इंडिया को अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यूसली रीअसेस करना होगा। दोस्तों, ये थी एक झलक उन चैलेंजेस की जो आज इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ फेस कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे जनरल स्टडीज़ 2 एंड पॉलिटी सेक्शन से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अप्रैल 2024 में हमारे देश के हाई कोर्ट्स में 60 लाख केसेस पेंडिंग थे।
और ये भी ध्यान देने की बात है कि 30% जुडिशियल सीट्स खाली पड़ी थी। ये इशू है हमारे जुडिशियल सिस्टम की, जिसमें जज की अपॉइंटमेंट्स टाइमली नहीं हो पाती, जिससे केसेस का बर्डन बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम वो मैकेनिज़्म है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने आप ही नए जजेस को अपॉइंट करते हैं, लेकिन इस सिस्टम पर हमेशा से डिलेज, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और नेपोटिज्म के एलिगेशंस लगते रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2014 में NJAC प्रपोज किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को भी जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करने का आइडिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। यहाँ जानते हैं चैलेंजेस विद द कॉलेजियम सिस्टम। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये पब्लिक को पता ही नहीं चलता, जिससे नेपोटिज्म के एलिगेशंस भी लगते हैं। कई लीगल प्रोफेशनल्स का मानना है कि अगर NJAC को अलाउ किया जाता तो ये प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बन सकता था, लेकिन इसमें भी रिस्क था कि एग्जीक्यूटिव पावर काफ़ी बढ़ जाती। अब देखते हैं कि दूसरे देश इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता है। बहुत से कंट्रीज़ ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए कमीशंस बनाए हैं। ये कमीशंस जुडिशरी, लीगल एकेडमिया, पॉलिटिशियंस और ले पर्सन्स को इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड किंगडम ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2025 पास करके 2 कमीशंस बनाए जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को हैंडल करता है। इसी तरह साउथ अफ्रीका में जुडिशियल सर्विस कमीशन JSC है, जो प्रेसिडेंट को जजेस अपॉइंट करने के लिए एडवाइस देती है। दोस्तों, अगर NJAC को इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम ला सकता था। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, सिविल सोसाइटी और एग्जीक्यूटिव के व्यूज़ को इंक्लूड करके अपॉइंटमेंट्स को ज़्यादा बैलेंस बनाया जा सकता है। हालांकि NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आज भी ज़रूरत है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाया रखा जाए। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करना हमारे लीगल सिस्टम के लिए एसेंशियल है। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू हमारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस के रिफॉर्म्स के बारे में। अब वक्त आ गया है कि हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करे। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। दोस्तों, ये न्यूज़ रेलेवेंट रहेगा हमारे जनरल स्टडीज़ 2 पेपर से और इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, एक नए सर्वे के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते इस डिकेड में बेहतर होने के चांसेस काफ़ी कम है। इस सर्वे ने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की राय शामिल की गई थी और सबका मानना है कि इन 2 देशों के बीच दोस्ती मुश्किल लगती है। सर्वे यहाँ एक क्वेश्चनियर होती है जिसमें लोगों की राय ली जाती है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, जैसे यहाँ इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते के ऊपर लिया गया था। इस सर्वे से पता चला कि 60% से ज़्यादा इंडियंस और आधे से ज़्यादा पाकिस्तानीज़ ये मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते इस डिकेड में बेहतर नहीं हो सकते। बांग्लादेश के 32% लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं। ये सर्वे सेंटर को पॉलिसी रिसर्च CPRC वोटर द्वारा किया गया था, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 12,000 लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते पर अपनी राय दी। इस सर्वे में ये साफ हुआ है कि 48% इंडियंस, 31% पाकिस्तानीज़ और 32% बांग्लादेशीज़ को लगता है कि पार्टीशन के बाद बने कंडीशंस को पलटाना मुश्किल है।
पहले के सर्वेस में लोगों को दोस्ती का संभावना लगती थी, लेकिन अब ये सोच बदल गई है। 2011 में पाकिस्तान के लोगों को शांति की संभावना लगती थी, लेकिन अब ये उम्मीद काफ़ी कम हो गई है। इस सर्वे में ये भी पता चला है कि इंडियंस चाइनीज़ इंटरफेरेंस को लेकर कम चिंतित है, जबकि पाकिस्तानीज़ और बांग्लादेशीज़ में 2/3 लोग इस बात को लेकर चिंतित है। चाइनीज़ इंटरफेरेंस का मतलब है चाइना का अन्य देशों के मामलों में दखल देना, जो यहाँ सर्वे में हाईलाइटेड कंसर्न था। सर्वे में जम्मू कश्मीर के मामले में भी जिक्र किया गया। भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन ने पाकिस्तान के साथ डायलॉग को प्रभावित किया है। आर्टिकल 370 कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था, जिसे 2019 में रिपील कर दिया था और इस पर भारत पाकिस्तान रिश्ते आधारित है। सर्वे से ये पता चला है कि देशों में लोग को धार्मिक और एथनिक माइनॉरिटीज़ के हालत को लेकर भी चिंता है और इनका कहना है कि हालत उम्मीद से भी बुरे हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते का मतलब है लोग अपने कल्चर और रिलीजन के आधार पर विचार प्रकट करते हैं। सर्वे में ये भी पता चला है कि लोग अपने देश के स्ट्रॉन्ग लीडर्स से भी संतुष्ट नहीं हैं और उनका विश्वास है कि ये लोग साउथ एशिया में शांति लाने में सफल नहीं हो रहे। स्ट्रॉन्ग लीडर्स यानी वो नेता जो अपने देश में मजबूत सरकार चलाते हैं, लेकिन उन पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है। तो दोस्तों, ये सर्वे दिखाता है कि आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होना मुश्किल लगता है। लोगों का ये भी मानना है कि साथ साथ चलने के लिए दोनों देशों को अपनी पॉलिसीज़ पर फिर से विचार करना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 2 सितंबर। आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।